नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एसएससी जीडी का क्लास चल रहा था। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो टॉपिक आज हमारा रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात की जाए सिलेबस की, तो दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति यानी कि जो रीजनिंग का पार्ट होता है, मैथ का होता है, जीके का होता है और हिंदी का होता है, उस कंप्लीट सिलेबस को इसके अंदर कवर कर रखा है। साथ ही एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, मतलब 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन में आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेगी मैथ और रीजनिंग के लिए। साथ ही एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है, यानी कि 4000 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको ये पेपर सेट है जो गत वर्षों के पेपर सेट है, इसमें आपको 35 प्लस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। हर पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड दे रखा है। क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए, तो एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए ये जीके के लिए बहुत ही शानदार गाइड है। इस गाइड के अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक को प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर अन्य परीक्षाओं का भी प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि एसएससी जीडी और एमटीएस का जो लेवल होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। साथ ही सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। बात करें सामान्य ज्ञान की जीके की दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान के लिए ये वृत्त के नाम से आपको बुक मिलने वाली है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दो, रेलवे का दो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देते हो, उसमें सामान्य ज्ञान का पार्ट जरूर पूछा जाता है। तो सामान्य ज्ञान के आप अपने लेवल को अच्छा करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से आपके लिए ये बुक तैयार की गई है, तो इसको आप अवश्य पढ़ें। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हम। हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले इसका हम समय काल देखें दोस्तों, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसके नामांकरण की, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामांकरण व प्रकार के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद जो आपके एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम वीडियो के अपना डिस्क्रिप्टिव मैटर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो यह सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन के समान विकसित व प्राचीन थी। सभ्यता के सबसे पहले ज्ञात स्थल कौन सा? हड़प्पा के आधार पर ही इसका नामांकन हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। जो सबसे पहले जो इसका स्थल खोजा गया था, कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। ठीक है, तो उसी के आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कर दिया गया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी व कांस्ययुगीन सभ्यता है।
काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता है शहरी है या ग्रामीण है, तो शहरी सभ्यता है और कांस्ययुगीन सभ्यता ये मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिया था। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। अब इसके काल की बात करें दोस्तों, तो C14 रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका जो समय काल निकाला गया था वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निकाला गया था। और ऑल की बात की जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। लेकिन जो C14 कार्बन रेडियो कार्बन पद्धति है उसके आधार पर जब इसका समय निकाला गया तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय काल रहा था। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसके विस्तार की बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका विस्तार से काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इस साइड में कौन सा पड़ता है? ईस्ट। ये कौन सा हो गया? वेस्ट हो गया। ये नॉर्थ हो गया और ये कौन हो गया? साउथ। ठीक है, ये दिशाएं हो गई हैं। ईस्ट की बात करें हम तो ईस्ट में जो इसका सबसे पूर्व में जो बिंदु है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। जो इसका स्थल मिला है पूर्व में वो आलमगीरपुर मिला है, जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? ये हिंडन नदी पर। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्व में स्थित स्थल कौन सा है? तो कौन सा होगा? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है और किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। क्लियर? अब हम पश्चिम की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम में ये कौन सा है? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में पड़ता है ये, पाकिस्तान में। और ये किस नदी पर है? दासक नदी पर। ठीक है, तो पूर्व में कौन सा हो गया? आलमगीरपुर। और पश्चिम में कौन सा हो गया? सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और किस नदी पर है ये? दासक नदी पर। अब हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में ये मांडा पड़ता है। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू जिला जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी पर है। क्लियर? और दक्षिण की बात करें, सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? दैमाबाद। और ये अहमदनगर जिला पड़ता है महाराष्ट्र में और ये प्रवरा नदी पर पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा होगा? दैमाबाद महाराष्ट्र, जो कि प्रवरा नदी पर स्थित है। पश्चिम का पूछ लिया जाए तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूर्व का पूछ लिया जाए तो आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंडन नदी पर है। और उत्तर का पूछ लिया जाए तो कौन सा है? मांडा, जो कि चिनाब नदी पर है, J&K में। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब एक बार नक्शे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मांडा, तो ये J&K में है। आपको बताया मैंने आपको ये J&K में पड़ता है। ये जो रोपर पड़ता है ये किस में पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, भारत में, है ना, भारत वाले पंजाब में। बनावली और राखीगढ़ी, बनावली और राखीगढ़ी जो है ये किस में पड़ता है? हरियाणा में। ये हरियाणा में पड़ता है। और आलमगीरपुर मैंने जो बताया था आपको सबसे पूर्वी स्थल है ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, हिंद नदी पर। ठीक है, अब बात करें इसके हड़प्पा सभ्यता की, तो ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। और कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में, हनुमानगढ़ गंगानगर में। ठीक है, घग्गर नदी पर। इसके अलावा बात करें मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी और चंदुआरो, ये कहाँ पड़ते हैं? ये भी पाकिस्तान में पड़ते हैं। और सुतकांगेडोर मैंने बताया था आपको बलूचिस्तान। धोलावीरा और सुतकोटजी, लोथल और रंगपुर ये जो पड़ते हैं ये कहाँ पड़ते हैं? अपने भारत के गुजरात में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मोस्टली आपसे इसका स्थान पूछा जा सकता है कि बनावली कहाँ पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता का बनावली स्थल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा आपसे मांडा के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कालीबंगा के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नए भारत में सरकारी नौकरियां
100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की बात करें सबसे पहले हम, तो ये किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। तो हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। तो इसको याद रखने का क्या ट्रिक होगा? हरा, यानी कि है से हड़प्पा और रा से रावी नदी पर। ठीक है, तो क्या हो गया? हरा। बात करें हम इसके वर्तमान स्थिति की, तो मोंटगोमरी या वर्तमान साहिवाल जो पड़ता है पंजाब प्रांत में, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? वर्तमान की बात की जाए तो साहिवाल पड़ता है पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, तो ये वहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब इसके उत्खननकर्ता और वर्ष की बात करें हम, तो इसका 1921 में इसको खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी द्वारा। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी 1921 में। क्लियर। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी की ताबूत मिली है और R37 कब्रिस्तान मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। इसके अलावा पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक मूर्ति मिली है और कांस्य दर्पण मिला है। साथ ही पत्थर के नृत्य नटराज मिले हैं। ये जो मुख्य चीज़ें मिली हैं ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिली है। ठीक है, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी की ताबूत, R37 कब्रिस्तान। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि R37 कब्रिस्तान किस स्थल से मिला है? तो किससे मिला है? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, या फिर कांस्य दर्पण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। क्लियर। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। तो ये कहाँ है? ये सिंधु नदी पर है। आपको स्थल और नदी तो बिल्कुल ही याद करनी है। तो मोहनजोदाड़ो यानी कि मोसी, मो से मोहनजोदाड़ो और सी से सिंधु नदी। ठीक है से हड़प्पा और रा से रावी नदी। तो ये यहाँ पर क्या ट्रिक काम कर रही है?
मोसी, यानी कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है, किस नदी पर है, सिंधु नदी पर है। इसकी बात करें वर्तमान स्थिति की तो लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति है। और जो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। और यह सबसे प्रसिद्ध सिंधु स्थल माना जाता है। ठीक है, अब इसके उत्खननकर्ता की बात करें हम तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा के दयाराम साहनी। इसकी वर्ष की बात की जाए तो किस वर्ष में इसकी खोज की गई थी, 1922 ईस्वी में। यानी कि मोहनजोदाड़ो जो है उसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी है और 1922 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इनको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले बात करें तो पुरोहित आवास मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नान गृह मिला है और घर में कुआं भी मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, सबसे चौड़ी सड़क तथा 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जो की है उनकी मूर्ति भी मिली है। कॉलेज भवन मिला है, सभा भवन मिला है और एक श्रृंगी पशु मुद्रा भी मिली है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से जो मुख्य चीज़ें मिली हैं वो ये है, पुरोहित आवास मिला है, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल भी मिला है। अन्नागार मतलब कि जहाँ पर अपने जो अन्न होते थे उनको भंडार किया जाता था, तो विशाल अन्नागार मिले हैं, विशाल स्नानागृह मिले हैं, घर में कुआं भी मिला है और एक नृत्य की मूर्ति मिली है, नृतिका की। ठीक है, वो कांस्य की मिली है। इसके अलावा सड़कें चौड़ी थी और 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ थे, ठीक है, ये भी मिला है। और कॉलेज भवन, सभा भवन और एक श्रृंगी पशु मुद्रा भी मिली है। ठीक है, तो इसके अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं चंदूहड़ो, तो ये भी पाकिस्तान में है। ये किस नदी पर है, ये भी सिंधु नदी पर। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत में जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके साक्ष्य की बात करें तो इसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, एकमात्र स्थल जहाँ नगर दुर्ग नहीं है, यहाँ पर नगर दुर्ग नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है चंदूहड़ो जहाँ पर नगर दुर्ग नहीं था। इसके अलावा यहाँ से लिपस्टिक मिली है, शीशा भी मिला है, मन के बनाने का कारखाना भी मिला है, मनके की गुड़िया मिली है तथा कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं ये सभी चंदूहड़ो से मिले हैं जो कि सिंधु नदी पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अब बात की जाए कोटदीजी की, कोटदीजी ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी सिंधु नदी पर है और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, ये दासक नदी पर है और बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। सुतकांगेडोर काफ़ी बार पूछा गया है किस नदी पर है ये, तो दासक नदी पर पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान में। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे भारत में प्रमुख स्थलों की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भारत में प्रमुख स्थल मिले हैं और उनके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो बात करें हम कालीबंगा की, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कालीबंगा किस नदी पर है, घग्गर नदी पर। और इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर जो क्षेत्र है राजस्थान में वहाँ पर है। और जो कालीबंगा है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन काफ़ी बार, काले रंग की चूड़ी। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, हल से जुते हुए खेत, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, किससे मिले हैं, कालीबंगा। ठीक है, घग्गर नदी पर है, हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान में। हवन कुंड मिला है, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, अलंकृत ईंट के भी साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है वहाँ पर और एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं और साथ में चूड़ियाँ भी मिली हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात की जाए पीलीबंगा की तो ये भी घग्गर नदी पर है, ये भी हनुमानगढ़ राजस्थान में है और इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पीले रंग की चूड़ी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे देखते हैं लोथल, कहाँ पड़ता है ये, अहमदाबाद गुजरात। किस नदी पर, भोगवा नदी पर, यानी कि लोभी। ठीक है, लोभी याद रखना है, लो से लोथल और भी से भोगवा नदी। ठीक है, अब बात करें इसके तो ये सिंध प्रांत का मुख्य बंदरगाह था। तो सिंध प्रांत का जो सिंधु सभ्यता जो थी
उसका जो मुख्य बंदरगाह था वो कौन था? लोथल, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी पर स्थित है। इसी टाइप से क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों, या तो स्थल का नाम पूछ लिया जाएगा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसके अलावा किस नदी पर स्थित है और वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जैसे सी जीडी के पर्पज से। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो बंदरगाह मिला है और गोदीबड़ा मिला है, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से हीरे जवाहरात के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था ये, यहाँ से हीरे जवाहरात के कार्य किए जाते थे, यानी कि आयात निर्यात किया जाता था गोदीबाड़ा से, ठीक है। इसके अलावा चावल की भूसी मिली है, अग्नि वेदिका मिली है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, दिशा मापक यंत्र मिला है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है और दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, यानी कि जो सड़क दरवाजे थे इनके मकानों के वो सड़क की तरफ खुलते थे, यानी कि डायरेक्ट रोड की तरफ खुलते थे। इसके अलावा जलपोत भी यहाँ से मिला है, कहाँ से? लोथल से, जो कि भोगवा नदी पर है, अहमदाबाद गुजरात में। आगे बात करें हम तो रंगपुर की, तो ये कहाँ पड़ता है? ये मादर नदी पर पड़ता है, अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात में ही है ये भी। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो क्या मिला है? चावल का भूसा मिला है, ठीक है। आगे बात करें हम धोलावीरा की, तो धोलावीरा लूनी नदी पर स्थित है, ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात में। और वर्तमान भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पाकालीन नगर है वो कौन सा है? धोलावीरा है, जो कि लूनी नदी पर स्थित है, कच्छ गुजरात में। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इनकी बात करें हम तो 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल, ये 3 भागों में डिवाइड था, जो कि एकमात्र स्थल है हड़प्पाकालीन सभ्यता का। स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेडियम के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धोलावीरा में, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए जल संचय प्रणाली, इसके अलावा बात करें हम धोलावीरा सभ्यता को वर्ष 2021 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया था। तो जो धोलावीरा सभ्यता है इसको 2021 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक स्थल के धरोहर के रूप में सम्मिलित कर लिया था। अब बात करें हम सुरकोटडा की, तो ये कहाँ है? अरब सागर में के पास में है, कच्छ गुजरात में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तराजू का पलड़ा भी मिला है और कलश समाधान भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा, अरब सागर के पास जो है, कच्छ गुजरात में। क्लियर? आगे देखते हैं बनावली। तो बनावली की बात करें तो ये किस नदी पर है मिला है? रंगोई नदी, और फतेहाबाद हरियाणा में, ठीक है। और यहां से क्या साक्ष्य मिले हैं? यहां से मिट्टी का हल मिला है, जले हुए जौ के दाने मिले हैं, टेराकोटा पशु मूर्ति मिली है और खुदी हुई सैल खड़ी की मुहरे मिले हैं। तो सैल खड़ी की जो मोहरे मिले हैं वो कहाँ से मिली है? बनावली से। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मिट्टी का हल और जले हुए जौ के दाने कहाँ से मिले हैं? बनावली, जो कि फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है और ये रंगोई नदी पर स्थित है। अब बात करें राखीगढ़ी की, तो ये भी घग्गर नदी पर है और ये भी हरियाणा में ही पड़ता है, हिसार हरियाणा में। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। रोपड़ की बात करें हम तो रोपड़ कहाँ पड़ता है? सतलज नदी पर है और ये पंजाब में है, रूपनगर पंजाब, ठीक है। और यहाँ मानव के साथ कुत्ते का दफनाया जाना मिला है, यानी कि जो मानव को दफनाया जाता था उनके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो रोपड़ किस नदी पर मिला है? सतलज नदी पर, रूपनगर पंजाब में। आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी है और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक से, आलमगीरपुर। क्लियर? आगे बात करें दोस्तों तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इनके सिंधु घाटी सभ्यता के। तो सामाजिक जीवन कैसा था? जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, वह सामूहिक परिवार था। साथ ही शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही टाइप के लोग रहते थे और साथ ही सूती व ऊनी वस्त्र वहाँ धारण करते थे, जुआ खेलते थे, नृत्य होता था, संगीत व शिकार किया जाता था। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो सामाजिक जीवन था लोगों का, सबसे पहले तो उसमें जो बात करें हम सामूहिक परिवार रहते थे, इकट्ठे लोग रहते थे और परिवार जो था वो मातृसत्तात्मक था। क्लियर? यानी कि माता की चलती थी, ठीक है। इसके अलावा जो परिवार थे वो उसमें लोग शाकाहारी भी थे
और मांसाहारी भी थे, यानी कि दोनों ही टाइप के थे। ठीक है, इसके अलावा जो लोग वस्त्र धारण करते थे वो सूती वस्त्र भी धारण करते थे और ऊनी वस्त्र भी धारण करते थे। इसके अलावा बात की जाए, लोगों मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे, इसके अलावा नृत्य भी करते भी थे, देखते भी थे, इसके अलावा संगीत में भी उनकी रुचि थी और वो शिकार भी करते थे। बात की जाए धार्मिक जीवन की, तो मृण मूर्तियों से मातृदेवी की पूजा तथा कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक जीवन कैसा था उनका, तो मुख्य व्यवसाय जो उनका था वो क्या था, कृषि। तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। ठीक है, और जो मुख्य फसल थी वो क्या थी, गेहूं और जौ। क्लियर। लेकिन कपास चावल जो था, कपास चावल से ये लोग परिचित नहीं थे, कपास और चावल से ये लोग परिचित नहीं थे। इसके अलावा जो आसव यानी कि घोड़ा था उससे भी ये परिचित नहीं थे, और लोहे का ज्ञान भी इनको बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर। तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था और मुख्य जो इनकी खाद्यान्न फसलें थी वो क्या थी, गेहूं और जौ थी। कपास और चावल की खेती से परिचित नहीं थे, साथ ही घोड़े को भी ये नहीं जानते थे। इसके अलावा लोहे का भी ज्ञान इनको बिल्कुल भी नहीं था। आगे बात करें हम व्यापार एवं वाणिज्य, तो राजस्थान इसका जो व्यापारिक केंद्र थे इनका, और राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा इनके अतिरिक्त मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन एवं मध्य एशियाई देश मुख्यतः विदेश व्यापार जल मार्ग से तथा माप तोल से परिचित थे। यानी कि जो ये व्यापार करते थे ये मुख्य रूप से राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार में करते थे। इसके अलावा मिस्र और मेसोपोटामिया, बहरीन, मध्य एशिया देशों के साथ ये आपसी व्यापार आयात निर्यात करते थे अपने सामान का, और जो ये व्यापार करते थे विदेश में मुख्य रूप से जल मार्ग से ही करते थे। ठीक है, इसके अलावा लेखन कला की बात करें हम, और इनकी लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक या गोमूत्री लिपि। ठीक है, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, जिसे गोमूत्री लिपि या फिर बुस्टोफोदन लिपि भी कहते थे। जो इनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिनको गोमूत्री लिपि या फिर बुस्टोफेदन लिपि के नाम से भी जाना जाता था, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। परंतु अधिक लाइन होने से पंक्ति पर पहले दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि ज़्यादा अगर लाइन, जैसे कि ये पैराग्राफ लिखना है तो पहले दाईं ओर से बाईं ओर ऐसे लिखा जाता था, फिर बाईं ओर से दाईं ओर, फिर दाईं ओर से बाईं ओर, इस प्रकार से लिखा जाता था। जब एक लाइन ही होती थी यानी कि, तो उसके लिए ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे। लेकिन अधिक जब लाइन लिखनी होती थी तो ये पहले दाईं ओर से बाईं ओर और फिर बाईं ओर से दाईं ओर, इस प्रकार से ये लिखते थे। मृत संस्कार की बात करें तो पूर्ण समाधि की बात करें दोस्तों, पूर्ण समाधि यानी कि शव को दफनाया जाता था। 3 प्रकार से होता था वहाँ पर संस्कार, एक तो पूर्ण समाधि, एक होता था आंशिक समाधि और तीसरा होता था दाह कर्म। तो पूर्ण समाधि की बात करें तो शव को पूरी तरीके से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधि की बात करें तो शव को पहले तो जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी कि जो शव होता था मृतक का, उसको खाने के लिए जानवरों को छोड़ दिया जाता था, और जब जानवर खा लेते थे तो जो कंकाल बचता था उसको वो लोग दफना देते थे, यानी कि आंशिक समाधि। ठीक है, इसके अलावा दाह कर्म की बात करें तो शव को जलाया जाता था, यानी कि दाह संस्कार होता था वो, यानी कि शव को जलाते थे। तो 3 प्रकार की यहाँ पर मृत संस्कार थे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले। पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से महान स्नानागार की खोज की गई थी? ऑप्शन है, ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो और डी है बनावली। यानी कि महान स्नानागार कहाँ मिले हैं? लोथल से। और लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, और इसके स्नानागार की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए दोस्तों तो 39, 23 और 8, यानी कि 39 मीटर लंबा मिला है, 23 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर वो गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ए है ब्राह्मणी लिपि, बी है पाली, सी ऑप्शन में है द्रविड़ और डी है यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो कौन सी लिपि थी? ऑप्शन डी, यह अभी तक पढ़ी नहीं
जा सकी। कौन सी? गोमूत्री, मैंने पढ़ाया आपको, और बोस्टोफेदन प्रकार की लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ए है विष्णु, बी है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है इंद्र और डी है पशुपति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति। जो मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, उसके आधार पर यह आइडिया लगाया जा सकता है कि ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। क्लियर? आगे देखेंगे। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? कालीबंगा, हड़प्पा, चंदूहड़ो या फिर लोथल? यानी कि पैमाने की खोज के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बताइए। लोथल, गुजरात। और ये क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं, कुछ आए हुए हैं, कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एसएससी जीडी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? गुजरात में, भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित में से किस भाग को गढ़ के रूप में जाना जाता था? यानी कि गढ़ के रूप में जाना जाता। उत्तर भाग, बी है पूर्व भाग, सी है पश्चिम और डी है दक्षिण भाग को। तो हड़प्पा कालीन में जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। तो दो गढ़ भाग था, उसको पश्चिम भाग के नाम से या गढ़ के नाम से जाना जाता था। क्लियर? आगे देखते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें रिक्त स्थान से बनी है। ए है ईंटों से, बी ऑप्शन है सेल खड़ी, सी ऑप्शन है पीतल और डी है ग्रेनाइट। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें मिली हैं वो किससे मिली हैं? सेल खड़ी से। सेल खड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, सेल खड़ी। आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है और अफगानिस्तान में है? ए है सोर्तगुई, बी है कोट दीजी, सी ऑप्शन है बालाकोट और डी है चंदूहड़ो। यानी कि कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में नहीं है? तीन है और एक नहीं है जो कि अफगानिस्तान में। तो कौन सा है? सोर्तगुई। सोर्तगुई और एक और पड़ता है मुंडीगाग। ये जो स्थल है ये अफगानिस्तान में पड़ते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता शहर लूनी नदी के किनारे बसा है जो तीन भागों में विभाजित है? ए है धोलावीरा, बी है मोहनजोदाड़ो, सी ऑप्शन है हड़प्पा और डी है सोर्तगुई। तो कौन सा स्थल है जो लूनी नदी से घिरा हुआ किनारे बसा हुआ है? धोलावीरा। कहाँ है ये? गुजरात में। ठीक है, आगे बात करें। निम्न सभ्यता में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ए है मेसोपोटामिया, बी है चीन, सी है मिस्र और डी है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इनमें से सबसे जो पुरानी सभ्यता मानी गई है दोस्तों वो कौन सी मानी गई है? मेसोपोटामिया, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। और ये नील नदी के आसपास स्थित थी, है ना? नील नदी के आसपास का क्षेत्र। क्लियर? तो इस प्रकार से दोस्तों आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना है वीडियो को। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इन बुक्स के बारे में जो मैंने आपको बताई है। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।